हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट जावा में कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उसको राइट किया जाता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हम लगा सकते हैं इफ एल्स के जरिए, या उसकी जगह पर टर्नरी ऑपरेटर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन बेस्ड कंडीशन के लिए। तो आइए समझते हैं एक एक करके कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। तो कह रहा है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लगाते हैं वो इफ कंडीशन के जरिए या स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम लगा सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है? इफ स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, है ना। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला, इफ के बाद जो आप कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट देंगे वो रन करेगा। और इफ एल्स का मतलब क्या हुआ? यूज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ इट इज फॉल्स। तो एल्स के बाद आप जो लिखेंगे स्टेटमेंट वो तभी रन करेगा जब आपका फर्स्ट कंडीशन जो इफ के अंदर आपने डाला है वो फॉल्स होगा। ओके। इफ एल्स इफ लेटर क्या होता है? कई बार जो है ना मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ये ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कह रहा है कि अगर सेल अमाउंट जो है वो अगर 25,000 से अबव है तो डिस्काउंट 20% है। सेल अमाउंट अगर 20,000 से ऊपर है तो डिस्काउंट जो है 15% है। सेल अमाउंट अगर 10,000 से अबव है तो डिस्काउंट 10% है। तो ये जो मल्टीपल कंडीशन डाले गए हैं उसको एल्स इफ लैडर के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको मल्टीपल इफ भी आप कह सकते हो, और इसको लैडर की तरह यानी सीढ़ी की तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम आपको एक फिल्टर की तरह ये काम करता है स्विच स्टेटमेंट। जैसे आपको कोई आपने कैरेक्टर लिया और पता करना चाहते हो कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो वो बड़ा अच्छा काम करेगा स्विच स्टेटमेंट के लिए, कि स्विच में जा करके आप जो है उसको चेक करोगे। तो स्विच भी कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आइए सबसे पहले इफ एल्स का एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो इफ एल्स कंडीशन का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और ये एग्जांपल बेसिकली है कि कोई एक नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप पहले पब्लिक क्लास मेन आपने किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इसका डिटेलिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दे ही दिया है। नंबर की वैल्यू एक वेरिएबल ले लिया, नंबर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 10 डाल दी है। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा कि नंबर इज पॉजिटिव। ओके, फिर यहाँ क्या कह रहा है? इफ इफ एल्स इफ, ध्यान रखना एल्स इफ कब लेंगे? जब अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है, नंबर इज लेस देन 0, तो क्या कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द नंबर इज नेगेटिव। यानी कि अगर 10 की जगह हम लोगों ने -10 रख दिया तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट क्या आएगा? द नंबर इज नेगेटिव। और ये एल्स लास्ट वाला एल्स, क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, तो एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द नंबर इज 0। ये 0 कब होगा? जब आप नंबर की वैल्यू को 0 डालेंगे, तो आपको आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज 0। तो यहाँ पर जो है लैडर वाला तरीका हमने इस्तेमाल किया है, इफ मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल किया है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 अगर होता है, जैसे कि नंबर की वैल्यू 10 होगी, तो हमारा फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा? द नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमने नेगेटिव नंबर दिया, कोई भी नंबर नेगेटिव में दिया, तो आएगा कि नंबर इज नेगेटिव। और अगर हमने जो है 0 डाला तो हमारा आएगा द नंबर इज 0। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आउटपुट दिखा रहा है, जो भी है ये आउटपुट किस लिए है? जब अगर आपका नंबर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कोई भी होती है। ठीक है, मान लो सपोज करो कि हमने 20 डाला, 40 डाला, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जो जावा में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि द टर्नरी ऑपरेटर इज ए शॉर्ट हैंड फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का एक शॉर्ट हैंड तरीका आप कह सकते हो, जिसमें मल्टीपल लाइंस में हम लोग कंडीशन और उसके रिजल्ट को ना लिख करके एक ही लाइन में हम उसे लिखते हैं। इट इवेलुएट्स ए कंडीशन, एक कंडीशन को पहले इवेलुएट करता है और रिटर्न करता है
वन ऑफ टू वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले कंडीशन होगा यहाँ पर, पहले आपका कंडीशन लिखा जाएगा और कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क के बाद वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये लास्ट वाला जो है वो रन करेगा। बीच में देखो कॉलन का साइन है, तो यानी कॉलन का पहले वाला जो पार्ट है वो तब आउटपुट आएगा जब कंडीशन ट्रू होगा, और कॉलम के बाद वाला पार्ट तब आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, सपोज करो कि हमने नंबर की वैल्यू 10 डाली है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो जो भी हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, द नंबर इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आउटपुट किसकी वैल्यू हो जाएगी, रिजल्ट नाम के वेरिएबल की। रिजल्ट किस तरह का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है ना। तो रिजल्ट में क्या आएगा, द नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो। और अगर माइनस डाल दे तो, माइनस डाल दे तो क्या दिखाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो कॉलन साइड के बाद वाला जो है वो आपका आएगा द नंबर इज नेगेटिव और 0। तो अगर आपने पॉजिटिव डाला तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, आउटपुट जो आएगा नंबर इज पॉजिटिव। और अगर आपने डाल दिया माइनस वैल्यू यानी नेगेटिव नंबर डाल दिया, जैसे सपोज करो -10 हम डाल देते हैं, है ना। अगर हमने ये डाल दिया तो नंबर जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा, द नंबर इज नेगेटिव और 0, द नंबर इज नेगेटिव और 0। ये आउटपुट आएगा जो कि हमने कॉलम के बाद वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है, कब, जब ये माइनस वैल्यू आएगा। ओके, तो की डिफरेंस क्या है इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर इज मोर कॉम्पैक्ट, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और टिपिकली यूज फॉर सिंपल कंडीशंस और एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ एल्स जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल है, मोर रीडेबल है, और स्पेशली फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, और व्हेन यू हैव मल्टीपल एक्शन टू परफॉर्म। अगर आपका कंडीशन कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेवल में है ना, 3-4 उसके पॉसिबल आउटपुट होने वाले हैं, तो वहां आप इफ एल्स का प्रयोग करोगे। बोथ द कंडीशन स्टेटमेंट एंड द टर्नरी ऑपरेटर अलाउ योर प्रोग्राम टू चूज बिटवीन डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, है ना। तो कंडीशन के बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप का एक्शन लेता है, और ये दोनों ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो टर्नरी कर लो या आप इफ एल्स का सिंटेक्स आप इस्तेमाल करो। ओके, तो आपको ध्यान होगा। हाँ, एक बार फिर से हम लोग जो है इस प्रोग्राम को चाहे तो एक में मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें नोटपैड पर जाकर पहले हम जो इफ एल्स वाला जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है उसमें हम लोग उस प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने ये ले लिया, लेकिन इसमें क्लास मिस है, तो मैं इसमें क्लास भी पहले डाल दूंगा, क्लास। और ये हम लोग कंडीशनल बेस्ड कर रहे हैं, तो कंडीशन के नाम से मैंने क्लास बना लिया। ओके जी, उसके बाद ये आपका मेन है, ठीक है। INT की वैल्यू हमने 40 रखी हुई है, ठीक है। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये आप ब्रैकेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, जो फ्लावर ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है इसको नहीं भी डालें तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डाल देते तो भी सही रहेगा। इससे आपको पता चलता रहता है कि आप जो है इफ के साथ कौन सा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, इस इफ के साथ, एल्स इफ के साथ कौन सा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सको। ठीक है, लास्ट वाले एल्स के साथ जो है हमारा ये। तो अब आप देखोगे कि पहले इंटरनल ब्लॉक जो है वो लूप को सॉरी ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं। ये पहले वाले इफ का है, ये दूसरे वाले एल्स इफ का है, और तीसरे वाले का ये हो गया आपका मेन का ब्रैकेट, और ये हो गया पूरे क्लास का ब्रैकेट। अब आपको क्या करना होता है, आप जिस नाम से क्लास आपने डाला है उसी नाम से आप फाइल को सेव करोगे। तो सेव हम लोग कर रहे हैं, सी ड्राइव में माई जावा फोल्डर है हमारा, इसके अंदर जो फाइल नेम है हमारा वो मैंने लिखा है कंडीशन1। condition1.java लिखना ना भूलना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, CMD जाओगे, है ना,
पाथ सेटिंग हमने कर रखा है पहले से। अगर किसी बच्चे को प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पाथ सेटिंग नहीं करी है। तो हमारा जो वीडियो नंबर 1 है वो आप ट्यूटोरियल का, उससे आप प्लीज देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है हमारा अगर dir करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा जो जावा का फोल्डर हमने बनाया था वो cd माई जावा है। माई जावा है, तो इसमें इंटर करने के लिए आपको cd कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी माई जावा। इसके अंदर जो हमने अभी फाइल बनाई है वो क्या है, condition1.java। इसको कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी condition1.java। ओके, तो ये हमने डाला। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि हमने फाइल नेम सही नहीं लिखा है। कंडीशन की स्पेलिंग देखो आई मिसिंग है। तो ये ध्यान रखना कि आपका मैच करना चाहिए, फाइल नेम जो डाल रहे हो और जो क्लास नेम है वो दोनों मैच करना चाहिए। कैरेक्टर कभी मिसिंग होगा तो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, अभी भी कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड कंडीशन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कंडीशन 1 है, CONDITION, कंडीशन 1। इसमें भी देख लेते हैं कंडीशन। अच्छा, फाइल नेम जो हमने डाला है उसमें भी मेरे ख्याल से मिसिंग है। देखो यहाँ पर जो फाइल नेम डाला है हमने उसमें भी मिसिंग है आई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन 1। अच्छा, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं फाइल नेम चेंज करके यहीं से करता हूँ। उसके लिए कमांड होता है रीनेम कमांड या रेन कमांड, है ना। इसमें हम लोग कर देते हैं कंडीशन, क्योंकि मैंने फाइल नेम गलत डाला है तो इसको मैं यहाँ से ही ठीक कर सकता हूँ। कंडीशन की स्पेलिंग जो मैंने डाल दी थी CONDTION, CONDTION डॉट जावा स्पेस, जो इसका आप न्यू नेम जानना चाहते हो वो डाल दो, condition1 डॉट। ठीक है। अच्छा, रेन कमांड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, ये असल में एक्सटर्नल कमांड है डॉस का, है ना। तो ये यहाँ से ले नहीं रहा है। अगर ये रहते एक्सटर्नल कमांड इंस्टॉल तो ये हो जाता, तो मुझे अब यहीं से करना होगा। तो सिंपल तरीका ये हो गया कि हम सेव एज में चले जाएं, कंडीशन की स्पेलिंग सही कर दें, कंडीशन आई मिसिंग है डी के बाद, condition1.java। ठीक है, मैं आप लाइव सारी चीजें कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी सब कुछ अच्छे से समझ सको। तो अब इसके बाद हम इसको कंपाइल वापस से कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब कंपाइल हो गया। अब उसके बाद हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। तो जब प्रोग्राम को रन करते हो तो उसके लिए आपको ओनली जावा लिखना होता है। ठीक है, द नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 40 दिया हुआ है। अगर हम -40 कर दे तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हो पहले आपको सेव करना है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले जब भी चेंज करते हो तो आपको जो है उसको सेव कर लेना है। फाइल में जाकर के सेव कर लिया, उसके बाद ही आपको कंपाइल उसे करना है। ठीक है, कंपाइल कर दिया। उसकी चूंकि नेगेटिव में नंबर डाल दिया है मैंने, तो नेगेटिव आना चाहिए। और अगर मैं इसको 0 डाल देता हूं तो 0 आएगा। तो आएगा द नंबर इज 0। फिर ध्यान रखना कि पहले आपको इसको सेव कर लेना है ना। तो बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हम रन करके देख रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम चेक कर रहे हैं, है ना। लेकिन नंबर इज 0, तो तीनों तरह के आउटपुट हमने देख लिए। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने देखा था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो एक बार टर्नरी ऑपरेटर के प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से ले लिया, आपका ये प्रोग्राम आ गया, ये हमने ले लिया, कंट्रोल C कॉपी कर लिया। ठीक है, सिंपल तरीके से। और उसके बाद हम इसको नोटपैड में जा करके नई फाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि अभी हमने क्लास नेम जो है यहाँ पर मेन नाम दिया गया, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं। और पब्लिक लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही हो जाता है। तो मैंने इसका नाम कर दिया टर्नरी, टर्नरी। फिर वही ध्यान रखना कि आप जब नाम डाल रहे हो तो उसका ध्यान रखना कि क्लास नेम जो डाल रहे हो वही फाइल का नेम होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम क्या करें, फाइल में जाकर के सेव एज गए, सेव एज में जाकर के इसका नाम टर्नरी डॉट जावा, है ना, TERNARY। एक मिनट में चेक कर लो।
हमने टर्नरी फाइल सेव एज में जाकर के क्या करना था, टर्नरी TER, अच्छा फिर वही गलती मैं कर रहा हूँ, स्पेलिंग गलत है, TER टर्नरी डॉट जावा नाम से आप इसको सेव कर लें। ठीक है, टर्नरी डॉट जावा। अब क्या करना है, आपको इसे कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए आप बाहर प्रॉम्प्ट में जाओगे, जावा सी टर्न, अच्छा टी मैंने कैपिटल लिखा था, TERNARNARY टर्नरी जावा। मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद इसको हम रन करने जाएंगे। रन करते समय आपका डॉट जावा नहीं होगा और अब ओनली जावा लिखेंगे हम। द नंबर इज नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वैल्यू हमने नेगेटिव डाली हुई है। अगर हम इसको पॉजिटिव डाल, सॉरी, अगर हम इसको अपनी फाइल में जाकर के वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं, है ना, ये वैल्यू को हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो अब फिर आपको सेव जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसको आप रन करोगे। ठीक है, और उसके बाद रन किया, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है ना, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा है दोस्तों आप जो है टर्नरी ऑपरेटर समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है स्विच स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं। एक हमने तीन चीजें देखी थी कि इफ कंडीशन, मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ कह सकते हैं, नेस्टेड इफ भी होता है, वो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। और ये जो अभी हम लोग तीसरी जो चीज देखने जा रहे हैं वो है स्विच स्टेटमेंट इन जावा। तो जावा में जो स्विच स्टेटमेंट यूज होता है वो मल्टीपल पॉसिबल ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल की क्या वैल्यू है और उसके मल्टीपल आउटपुट के चांसेस हैं, तो हम उसके लिए स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट का, है ना। तो जैसे हम लोग सपोज करो कि एक स्विच के बाद हम लिखेंगे कैसे, स्विच के बाद हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वैल्यू 1 होती है तो उसके बाद आउटपुट आएगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 होती है तो ये आएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन पहले जो लिखे जाते हैं कैन बी ऑफ एनी टाइप, बाइट हो सकता है, शॉर्ट टाइप हो सकता है, इंट हो सकता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग और इनम टाइप, कोई सा भी यूज कर सकते हो। केस वैल्यू रिप्रेजेंट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगे उसके आधार पर जो है हमारा आउटपुट होगा। तो केस वैल्यू के अंदर हम लोग जो है जो पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं उसके वैल्यू जो हो सकते हैं वो, नॉट आउटपुट, वैल्यू, और उसके बाद उस वैल्यू के बेस पर जो है हम लोग आउटपुट दिखाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हर बार लिखना पड़ता है स्विच ब्लॉक के बाद, है ना। द कोड विल फॉल थ्रू एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस ब्लॉक। अगर पहला वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दूसरे में जाएगा। दूसरे को जब उसने मान लो कि वो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है उसके आधार पर जो स्टेटमेंट हम रन करते हैं उसके बाद जो है तो आइए दोस्तों पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्विच का एग्जांपल है जिसके अंदर हम आईएनटी डे नाम का एक वेरिएबल रखा जिसके अंदर 3 हमने डाला है। यहाँ पर हम लोग जो डे डाल रहे हैं उसको हमने क्या किया, स्विच के अंदर डाल दिया और चेक कर रहे हैं कि डे की वैल्यू क्या है। अगर डे की वैल्यू 1 होती है, केस 1 का मतलब अगर डे की वैल्यू हमने 3 इनिशियलाइज करी है तो उसके हिसाब से जो भी आउटपुट आएगा। अगर हमने डे की वैल्यू 1 डाली है, सपोज करो हमने 1 डाला है, तो हमारा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या आएगा, मंडे। और उसके बाद प्रोग्राम यहीं पर ब्रेक कर जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डे की वैल्यू 2 डाली है, इसका क्या मतलब हुआ कि केस 1 तो नहीं मैच किया, तो ये आगे केस 2 को चेक करेगा कि क्या डे की वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू हमने डाला है तो वो ट्यूसडे दिखाएगा। इसी तरह से अगर हमने डे की वैल्यू 3 डाली है तो 1 और 2 में क्या करेगा, वो स्किप करेगा और डायरेक्ट चला जाएगा केस 3 में, और केस 3 में वेडनेसडे प्रिंट कर देगा और यहीं से प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। यानी आगे केस 4 5 6 7 चेक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल जो है वैल्यूज पॉसिबल हैं डेज के, तो उसके हिसाब से सारे आउटपुट दिए गए हैं। और ये डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 7 पॉसिबल जो है वैल्यूज हो सकते हैं वीक ऑफ डे ऑफ वीक के हिसाब से, लेकिन अगर किसी ने 8 डाल दिया, किसी ने 10 डाल दिया, या -1 -2 डाल दिया, या 0 डाल दिया, तो वहां पर आउटपुट क्या आएगा, डिफॉल्ट का मतलब इन 7 आउटपुट पॉसिबल वैल्यूज में से 1 to 7 से अलग इतर
यानी कि 1 से नीचे या 7 से ऊपर कोई भी वैल्यू डाली जाती है तो उसका आउटपुट आएगा इनवैलिड डे। समझ में आ रहा है ना? तो द वेरिएबल डे हमने यहाँ पर फिलहाल इनिशियलाइज किया है। फाइनल में देखोगे तो हमने 3 इनिशियलाइज किया है, डे की वैल्यू 3 डाली है, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से जो है द वेरिएबल डे इज सेट a value of 3, the switch statement checks the value of day. Since day is 3, it matches of the case 3 block and the output will be Wednesday. The break statement ensures that the program exists when the switch block exists the switch block after executing the match case. जैसे match case हो गया, execute हो गया वो स्टेटमेंट, तो उसके बाद वो प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। तो आशा है आपने जो है इसको भी समझ लिया होगा कि स्विच केस कैसे काम करता है। मैं इसको एक और प्रोग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, वो चेक कर रहा हूँ कि इवन है या वो ऑड नंबर है, और उसको हम लोग देखेंगे स्विच केस से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने नई फाइल बना ली, ठीक है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमने इसमें क्या करना है, स्विच केस करना है ना। स्विच वाला हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो स्विच नहीं लिखेंगे, स्विच की इंटरनल कीवर्ड है तो स्विच फाइल क्लास का नेम नहीं होगा, तो हमने कर दिया स्विच केस कर दिया, ठीक है। तो स्विच केस इकट्ठे मैंने लिख दिया है, तो क्लास हो गया। फिर लिख रहे हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। ये हमने मेन स्टेटमेंट भी लिख दिया आपको, सॉरी। उसके बाद सपोज करो हमें कोई नंबर n है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने मान लो डाल दी है 30, और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच केस के जरिए कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, मान लो int a इक्वल टू n% 2, इवन ऑड की चेकिंग कर रहा है कि नंबर इवन है या ऑड है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को दिखाता है। तो हम लोग इसके बेसिस पर हम लोग लिखेंगे कि स्विच, पहले हम लोग स्विच के अंदर इसकी वैल्यू को चेक डालेंगे, ए की वैल्यू को, ठीक है। और पॉसिबल आउटपुट जो है आपके, ध्यान रखना कि पॉसिबल आउटपुट जो है आपके दो होंगे। तो हमने जैसे इस प्रोग्राम में लिखा था, ध्यान देना आप कि हमने क्या लिखा था, इसमें 7 आउटपुट थे, तो हम लोग स्विच इस तरह से लिख रहे हैं ना डे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वैसे स्विच ए लिखना है जैसे यहाँ लिखा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आएगा, है ना। अब पॉसिबल आउटपुट क्या होंगे केस, या तो इसका होगा 0, यहाँ हमने 0 डाल दिया, कॉलन का साइन डाला, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि नंबर इज इवन, ठीक है। ये ले लेते हैं क्योंकि दो ही आउटपुट आएगी, एक ही या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन केस अगर आउटपुट हमारा ए की वैल्यू 0 आता है, तो ये लाइन प्रिंट करने के बाद वो स्विच केस सिस्टम से बाहर आ जाए। फिर दूसरा पॉसिबल आउटपुट क्या है, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 के बाद कॉलम दे दिया हमने, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसको हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी नहीं किया था हमने, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया हमने, और यहाँ डाल दिया नंबर इज ऑड, ठीक है। ये कर दिया। यहाँ डिफॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि और कोई कंडीशन तो है नहीं, ठीक है। स्विच का बंद हो गया, ये मेन का बंद हो गया, और ये जो है सॉरी ये क्लास का बंद हो गया। तो 3 हमें ब्रैकेट हो गया, पहला ब्रैकेट है स्विच का, दूसरा मेन का, और लास्ट जो है वो क्लोज हुआ है क्लास का, ठीक है। अब इसका नाम क्या देना है, मैं स्विच केस के नाम से इसको सेव कर देना है, switchcase डॉट जावा। ध्यान रखना अपना, तो केस नाम से फाइल बना सकते हैं ना, स्विच नाम से। इसको मैंने ऐड कर दिया, तो अभी ये कीवर्ड नहीं रहा, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, और एक बार हम लोग फिर से जावा
switchcase switchcase डॉट जावा हमने डाल दिया। अब यहाँ कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे को। जैसे हमारे को सबसे पहला आ रहा है कि सिंबल n इक्वल टू 30 दिया मैंने, तो हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, वेरिएबल टाइप मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैं जानबूझकर कुछ गलतियां कर रहा हूं ताकि आप जो उसको पकड़ सको और एरर कैसे आता है उसको भी आप देख सको। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाते हैं और इस फाइल को फिर से रन करते हैं। ठीक है, देखो कंपाइल हो गया। अब उसके बाद जावा, एक मिनट इसी में हम कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो अपवर्ड एरो साइन प्रेस करोगे तो वो पिछला वाला कमांड ऑटोमेटिक आ जाता है। तो नंबर क्या है, इवन है ना, क्योंकि हमने नंबर जो दिया था आपने ध्यान दिया होगा कि एक मिनट में आपको नोटपैड में कोड लिखा था, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 30, तो 30 होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी 0, 2 से डिवाइड होगा, 2 15 जा 30 और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 0 आया तो नंबर इज इवन। अगर इसकी जगह हम लोग 33 कर दें तो ए की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो नंबर इज ऑड ऐसा आएगा। इसको भी हम सेव कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद सेव करना जरूरी है। जब भी आप मॉडिफाई करते हो ना कोड में, तो आपको सेव करना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने कंपाइल कर दिया और फिर इसको हम रन कर रहे हैं। तो क्या है, नंबर इज ऑड। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर इसमें दो ही पॉसिबल आउटपुट हैं इस प्रोग्राम में, इवन और ऑड वाले में, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि केस 1 की जगह आप डिफॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब और कुछ भी आए, हालांकि आएगा तो सिर्फ एक ही 0 या 1, लेकिन आप 1 लेके डिफॉल्ट भी लिख सकते हो, ताकि अगर ऑड हो तो वो डिफॉल्ट के साथ सेट हो जाएगा। है ना, इसको सेव करना है फिर से उसी नाम से। मैंने एक मिनट, सॉरी, मुझे सेव करना था, मैंने सेव एज कर दिया। सेव एज नहीं करना है, जब भी आप कोड रन करते हो तो हमने सेव एज करोगे तो बार बार पुराना फाइल नया फाइल नेम डालने को कहेगा। तो फिर हम लोग एक चलते हैं, फिर से कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो है दूसरे आउटपुट के लिए हमने क्या कर दिया है, ओनली डिफॉल्ट डाल दिया। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप डिफॉल्ट डालो या 1 डालो, नंबर इज ऑड ऐसे आएगा। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि जो भी और पॉसिबल आउटपुट हैं पहले के अलावा, जो हमने पहले डिफाइन करे वो डिफॉल्ट के अंदर आ जाता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने आज डिस्कस करी है इफ कंडीशन के बारे में, मल्टीपल इफ के बारे में, और फिर हमने इसमें डिस्कस किया आज स्विच केस के बारे में। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाके करें। ओके, थैंक यू, बाय, कीप लर्निंग।